जयपुर की उजागर नाट्य मंडली है। वैसे भी जयपुर राजस्थान लोक कलाओं के लिए बहुत लोकगीत, लोक कलाएं, लोक कथाएं के लिए जाना जाता है और उसमें शिवदान देता एक बड़ी हस्ती है। शिवदान देता के कई कथाओं पर करीब तकरीबन 9 लघु चित्र बने हैं, वृत्त चित्र बने हैं, फिल्म बनी है, ये तमाम चीज़ें हैं। और उनसे एक बार मुलाकात हुई तो वो कहने लगे, मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ राजस्थान में पैदा हुआ, राजस्थान में घूमता हूँ, राजस्थानी समुदाय के बीच में उठता बैठता हूँ और उनके बीच जो कुछ बातचीत होती है वो सुनता हूँ और वो कथाएं सुनता हूँ, चाहे वो पेड़ पे लटके हुए रंग बिरंगे कपड़े हों या कोई पत्थर छोड़ दिया गया है या इस तरह की जो भी चीज़ है, और उसके बीच से कई कथाएं जन्म लेती हैं। वैसे भी हमारा भारत देश किस्सा गोई का देश है। हर व्यक्ति के बीच में या भारतीय साहित्य में भी जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, एक कहानी के साथ एक अकेली कहानी एक थीम पे नहीं चलती, उसके बीच में कई कहानियाँ जुड़ते चले जाती हैं। ये ऐसा माहौल यूरोप में नहीं है। यूरोप की कहानियों में एक घटना से शुरू होता है तो अंत तक वैसी ही चलती है, उसी घटना पे कहानियाँ। लेकिन हम जिस देश से हैं, जिस मुल्क से हैं, वो मिल्क किस्सा गोई का है और आज नाटक उसी किस्सा गोई को लेके हो रहा है। शिवदान देता पे हुंकार। तो हम लोग चाहेंगे कि आप इस पे रोशनी डालिए, आप इस नाटक पे आप अपना परिचय देंगे और नाम। नमस्ते, मेरा नाम इप्सिता चक्रवर्ती सिंह है। 2014 में जब उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन बना तो उस वक्त अजित और मैंने साथ में नींव रखी। जी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नहीं, कुछ बात और भी होगी जो सब कॉमन ही रहेगी जी। जैसे हम मंच पे जाने के पहले और जब मंच पे जाके प्रस्तुत करते हैं, रिहर्सल करते वक्त और मंच पे जाके प्रस्तुत करते हैं, तो इसके बीच में आप क्या डिफरेंस? ये तो मुझे लगता है ये तो एक्टर एंजाइटी पे काफ़ी डिपेंड करता है। हाँ, कितने भी साल का थिएटर कर लो, लेकिन वो जो क्षण है जिस वक्त हम स्टेज पर कदम रख रहे हैं, उससे पहले की जो प्रिपरेशन है, जब हम पूरा टीम एक साथ मिलता है, उसकी एनर्जी, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है। एज अ टीम तो हम लोग मिलते हैं, एनर्जी शेयर करते हैं, बट सबका पर्सनल अलग भी होता है, जो शायद रिहर्सल रूम में होता है, जो शायद अपने घर पे होता है। और मुझे लगता है हर पीरियड का अलग प्रिपरेशन होता है। नाटक बनते वक्त अलग होता है, नाटक बनने के बाद कुछ शोज हो जाने के बाद अलग होता है, और जब एक ऐसा भी समय आता है कि नाटक हमारे शरीर में रहता है, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती। शरीर में रहता है नाटक शायद ऐसी चीज़ है जिसको हम बॉडी मेमोरी कहते हैं, वो रहता है कुछ भी करके। तो उसके पहले एक खुद को स्थिर करने के लिए एक प्रिपरेशन रहती है, सबकी अलग अलग रहती है। शुक्रिया। अपना नाम और परिचय। क्या महसूस करती है, जो वही कॉमन सवाल है, मंच में जाने के पहले और रिहर्सल? मेरा नाम भारती पेरवानी है और मैं उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन से कुछ 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब से ये ग्रुप बना है। और वैसे नाटक मैं 11-12 सालों से कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है
कि मैं चाहे किसी भी शहर में रहूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा शहर चेंज करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है मैं किसी भी शहर में रहूं, मुझे नाटक करते रहना है। क्योंकि नाटक एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की और मेरे घर की या मेरे पर्सनल लाइफ की सारी बातें जो खराब है या फिर जो नहीं समझ आती हैं, वो नाटक के दौरान, नाटक के रिहर्सल में से आप परे होके एक अलग दुनिया में एंटर करते हो। और मेरे लिए वो अलग दुनिया बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो डर रहता है, कि एक्टर की एंजाइटी हमेशा रहती है। हमारा आज हुंकारों का 40वां शो है, लेकिन जब हम 39वां शो भी कर रहे थे तब भी मैं उतनी ही एंशियस थी जितनी पहले शो में एंशियस थी। तो एंजाइटी हमेशा रहती है, लेकिन जैसे ही स्टेप इन हो जाते हो आप, आपके लिए एक अलग दुनिया खुलती है, आप एक अलग कैरेक्टर से मिल लेते हो। तो वो दुनिया मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं सोच रही थी कि मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी है कि जहाँ मैं अलग अलग किरदारों से मिलूँ, क्योंकि भारती एक अलग किरदार है और बाकी दूसरे अलग किरदार है। तो हाँ, मतलब अलग किरदारों से मिलने का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे कभी नहीं छोड़ना है। तो मेरे लिए नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बाद में बात करूँगा, क्योंकि ये तो सब स्टेज पे काम करेंगे और पूरे स्टेज, ये भी स्टेज पे ही है। विक्रांत, अच्छा विक्रांत, ये एक्टर है। अच्छा बढ़िया है। अरे क्या सर, इसमें कुछ है। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम महेश है। मैं हरियाणा से हूँ और मैं एक अभिनेता हूँ। और पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल जब मैं थिएटर में बहुत जुड़ा ही था तब से है कि थिएटर मर जाएगा, थिएटर को बचाना है। मुझे लगता है कि जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं या इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं कि थिएटर बचाओ, थिएटर बचाओ, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने ही किया है थिएटर का। जी। कैसे किया है? वो मतलब थिएटर को लोग समझते हैं कोई एक फॉर्म है, वो कोई एक फॉर्म नहीं है स्पेसिफिक, वो हर समय के साथ बदलती रहती है। जैसे ही आप किसी चीज़ को एक दायरे में बांध दोगे, आपने भी देखा होगा, हम सब सुनते हैं आसपास के ये थिएटर है, ये थिएटर नहीं है। ये थिएटर एक नदी है, वो अपना रास्ता निकालती रहेगी। और जो लोग ये कहते हैं थिएटर को बचाना है, असल में थिएटर ने उन्हें बचा रखा है, वो थिएटर नहीं बचा रहे, उन लोगों को थिएटर ने बचा रखा है। खैर, ये अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, लेकिन इस पे एक प्रश्न जी 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 बिल्कुल। कि आप फॉर्म की बात कर रहे हैं कि ये एक तो बड़ा डिबेटेबल पॉइंट रहा है सृजन के क्षेत्र में कि फॉर्म और कंटेंट में क्या महत्वपूर्ण है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कला के काम में, सृजन के काम में कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो किसी भी उसमें हो सकता है फॉर्म में, वो पेंटिंग में हो, राइटिंग में हो, स्टेज पे हो, किसी भी सृजन कार्य में हो। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट फॉर्म खुद बना लेता है। कंटेंट की अपनी फॉर्म होती है, बिल्कुल एक फॉर्म होती है। अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम सिर्फ कंटेंट पे बात कर रहे थे, इसकी एक फॉर्म बन गई है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, आप है ना, उसका एक तरीका। आप तो कोई भी चीज़ है जो एक सृजन से जुड़ी चीज़ है, वो अपनी फॉर्म खुद निकाल लेती है। हम ये नहीं कह सकते कि यही इंटरव्यू होता है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये तो इंटरव्यू ही नहीं है ना। तो ये अपने अपने वो हैं। बाकी जो आप पूछ रहे थे कि जब आप स्टेज पे जाते हैं, एक एक्टर के लिए, मतलब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ख़ास क्षण वो होता है जब मैं स्टेज पे एंटर करता हूँ और ऑडियंस की आइज़ मेरी बॉडी पे पड़ती हैं। उस मोमेंट, वो सबसे मिराकुलस मोमेंट है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो लोगों की नज़र आना, शायद मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि वो आँखों से कुछ चीज़ आती है जो मेरी बॉडी पे टकराती है और कुछ देती है मुझे। वही मेरा भजन है जो कहते हैं लोग, वही मेरी साधना है, वही है जिसके लिए मैं रंगमंच कर रहा हूँ। और वो एक ऐसी चीज़ है जैसे हम बोलते हैं एड्रेनल हाई कर देती है। तो वो मतलब एक तरह की ऊर्जा, एड्रेनल हाई का मतलब है कि जब ऑडियंस का प्रेजेंस आप फील करते हो, पहले तो ऑडी में
हमने रिहर्स कर लिया, कुछ कर लिया, है ना, कितना ही रिहर्स कर लो उसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप स्टेज पे जब आप पहुंचते हो तब लाइव होते हो आप, तब स्टेज जब ऑडियंस आने लगती है उस वक्त एक अभिनेता की धड़कन थोड़ी बढ़ने लगती है, उसको अपना सांस थोड़ा महसूस होने लगता है। और वो क्षण जब वो एक कदम रख के ऐसे, चाहे मैं ऑडियंस को देख नहीं रहा हूँ, मैं इधर एंटर कर रहा हूँ, ऑडियंस इधर है, वो आंखें फील होती हैं कि किसी ने मुझे देखा। उसके बाद आप बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि एक बॉडी मेमोरी होती है, उसके हिसाब से वो चलता रहता है। वो जैसे जैसे किसी भी स्टोरी में उसके क्षण, महत्वपूर्ण क्षण आते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। शुक्रिया आपका। अजीत जी, उन्होंने जहाँ छोड़ा है बात, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जब हम इंटर करते हैं तो दर्शक से आंखें मिलती हैं, तो ऐसे समय में हमको ब्रेख्त याद आ जाता है, और विशेषकर ब्रेख्त का एक लेख के कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि वो तो खैर स्ट्रीट के बारे में था उनका, लेकिन ये मुझे लगता है ये थिएटर पे भी लागू है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो बात उन्होंने कही, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और फिर बाद में बताइएगा मंच से। नाटक जब हमने शुरू किया, मैं अपने बात करूं तो एक आनंद की अनुभूति, सबसे पहली वो आनंद की अनुभूति मेरी माँ ने भी मुझे जब देखा होगा या मेरे मुंह से पहला शब्द जब सुना होगा तब उसे मिली थी। और उसी संसार में शायद मैं वो व्यक्ति हूँ जब मैं किसी किरदार को जब जीवंतता महसूस करता हूँ दर्शकों की आंखों में, अपने शरीर में, अपने विचारों में, तो सेम खुशी मुझे भी महसूस होती है। तो बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जो है, वो जो बचपन से जहाँ इतना नज़दीक जुड़ा हुआ है, ब्रेख्त ने इतनी बड़ी फिलॉसफी जो आप बात कह रहे हैं अगर जोड़ के रखी है, तो एक अभिनेता है जो उसको सबसे ज़्यादा करीब से महसूस करता है, सबसे करीब से ज़्यादा जीता है। जैसे अभी हमारे साथियों ने तीनों ने कुछ ना कुछ ऐसी बात की जो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा, उन्होंने बिल्कुल, तो जो बातें उन्होंने की तो मेरे लिए वो बाय द पीपल वाले का, अच्छा मेरा ही थॉट तो ये बोल चुके हैं, अगला थॉट मुझे वही एक, तो तीन अलग अलग लोग एक आकार बनने की जो जगह बनती है वो थिएटर है मेरे लिए। तो वहाँ पे वो समूह जो है वो अनंत रूप में आपको दिखाई भी देता है और वो एकाकार रूप में भी दिखाई देता है। जहाँ ऑडियंस जब आती है तो वो भी एक हो जाती है, वो एक तार में सोचने लगती है, एक तार में सुनने लगती है। जो हम उनको सुनाना चाहते हैं वो वही सुनती है, हम जिस तरह से उनको सुनाना चाहते हैं वो उसी तरह से सुनती है। तो ये है वो मेरे हिसाब से उस पंक्तियों की व्याख्या। मंच पे जाने के बाद तो सर जैसे ये बात कह रहे हैं कि मेरी साधना है, मेरा एकाकार का है, तो मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार, अगर मैं उसको बड़े शब्दों में बात करूं, एक कलाकार ही है जो कुछ घटित होते हुए देखता है सामने जीवंत तौर पे, या एक माँ देखती है कि शी इज़ गेटिंग, कि वो उनके गर्भ में एक बच्चा है जो बढ़ रहा है, आज उसकी धड़कन आई, आज उसकी उंगलियां हिलने लगी। आज वैसे ये कलाकार है कि जब पहली पेंटिंग का पहला स्ट्रोक जब आता है उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ जाने वाला विचार है उसका, कि मेरे को एक मूर्त रूप चाहिए उसमें। वैसे ये कलाकार एक एक्टर के तौर पे भी है। मुझे पता नहीं कि वो पंक्तियाँ जो लेखक लिख के चला गया है जिसमें इतनी बड़ी फिलॉसफी है, वो जब मैं बोलूँगा तो उसका असर क्या होगा, वो असर मैं जब महसूस करता हूँ तो मैं जीवंत होने का एहसास पाता हूँ। मैं आपको हुंकारों की ही बात, आशा मिनख रे मनसू कदे ही नहीं खूटे, वो अधर आकाश फकत आशा रे पानी तो जुग जुगांतर सु टिकेड़ो है। ये नभ, ये आकाश युग युगांतर से सिर्फ और सिर्फ आशा के सहारे ही टिका हुआ है। तो जहाँ आशा इतनी छोटी सी है कि शब्दों में बस आई और हवा में बह गई, वो इतनी बड़ी है कि उसने आकाश को संभाल रखा है। तो ये एक कवि के लिए कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचेगा। वैसे एक अभिनेता भी है कि वो उस दुनिया में आपको पहुँचाएगा जहाँ पे आप वो महसूस कर सकते हैं कि मैं छू सकता हूँ, मैं आकाश को छू सकता हूँ अपनी जगह पे बैठे बैठे। कहानी का मूल सूत्र है, इसकी शुरुआत भी इसी से है, इसी से है, आशा और आकाश, आशा और वर्षा। दोस्त जी, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैं बनारस से हूँ। बेसिकली जयपुर से, राजस्थान से नहीं हूँ, बट पिछले 2 साल से 3 साल से उजागर से अटैच हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। और प्रश्न अगर आपका वही है तो मैं उस पर इसलिए कि वो बहुत नहीं बिल्कुल। और तो मैं बेसिकली
जी उस संवेदना से विचार भी पैदा होते हैं। हाँ, फिर ये लगता है कि मैं कहाँ बात शुरू करूँ, कहाँ से बात शुरू करूँ, जब हमारे सीनियर लोग इतना बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मन चाहे तो कहीं से भी कर दीजिए। ड्रामा के डायलॉग बोल के ही शुरू करिए। असल में मैं एक फोक थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ। मैं यूपी बनारस से जहाँ से हूँ, मेरे पिताजी फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं, नौटंकी में डॉक्टरेट है। तो बेसिकली बचपन से मैं नौटंकी करता चला आया था। तो ये जो नर्वसनेस की बात होती है वो जहन में थी नहीं उतनी। तो वहाँ 7 साल की उम्र में जब पिताजी ने ढकेल दिया, तो जाते ही मुझे करना है, बस इतना पता है। वो ऑडियंस कितनी है, क्या है, कैसा है, उन्होंने बता दिया ये डायलॉग बोलना है तो बोलना है, बस बेफिक्र होके। तो ये बचपना हमें नर्वसनेस नहीं देती स्टेज पर। जब हम एक बच्चे को छोड़ दो स्टेज पर तो वो नर्वस नहीं होता, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हो, अपने अपने एक कलाकार को एक ढांचे में गढ़ते हो और उसके बाद उसको उतारते हो, फिर वो जो पहला स्टेप लेता है स्टेज पर, तब वो जाकर एक 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 जो नर्वसनेस उसके अनुभव से आता है ना, कि हाँ पिछले सारे अनुभव से मैं ये अनुभव लेकर एक स्टेज पे उतर रहा हूँ। तो वो एक उसका भार हम लेकर जाते हैं स्टेज पर। लेकिन इस पे एक बात ये है कि हम बचपन की मासूम हंसी हंस नहीं सकते हैं, है ना। बचपन के जैसा रो नहीं सकते हैं, बचपन के जैसा हरकत नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ में जब बड़े होते हैं तो वो बचपना भी खोता जाता है। तो शायद आप बड़े भी हुए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं फोक से थिएटर में आए? जी, लेकिन यही हमें दिखाता है कि हम अपने आप से कितने अलग होते हैं, हम कितनी ज़िंदगियाँ जी चुके होते हैं। अगर हम अपने ही ज़िंदगी को जीने की दोबारा रिपीटिशन पे रखेंगे हर बार स्टेज पर, तो वो उतनी सफलतापूर्वक शायद मैं और सारी ज़िंदगियाँ मिस कर चुका हूँ जो हम इस लाइन में आए हैं जीने के लिए। तो एक नर्वसनेस की ये बात है, और दूसरी नर्वसनेस है जैसे कैमरा हमारे सामने आता है तो एक एंग्जाइटी तो आ ही जाती है कि अभी मैं भी सोच ही रहा था 5 लोग के बाद मेरी बारी आने वाली है, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, क्या होगा। हाँ, सोच चुका था मैं कैसे क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। लगा नहीं ये ऐसा कि कोई भी ऐसा सोच रहा होगा? अरे बिल्कुल लगेगा सर। ये माइक ऐसे पलट दो ना तो ऐसे भी वही लगेगा सर। तो ये ऐसी चीज़ है। बात बोले ही इन्होंने, तो इस पे आलोक धनवा की कविता है, मैं क्यों नहीं लिख सकता ऐसी कविताएं जैसे मासूम बच्चों की हंसी। बहुत प्यारी कविता थी, कभी उस कविता से भी गुजरे हैं आप? और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर शर्मा है। मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं भास्कर शर्मा नाम है मेरा। मैं इलाहाबाद से हूँ और उजागर के साथ बस लॉकडाउन के जस्ट पहले ही मैं जुड़ा था और उसके बाद से ही मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे लिए थिएटर मतलब हाँ, जानने और सीखने का तरीका है। मतलब रिहर्सल के जस्ट पहले कई बार हम बहुत सारी चीज़ें तैयार करके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर वहाँ जाके वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि यार इतना तो तैयार किया था मैंने, ये सोचा था अपने दिमाग में, फिर वहाँ जाके और लोग के विचार मिलते हैं, फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं हमारे लिए। तो कई बार आप अपना कुछ लेके जाते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ के फिर कुछ लेना पड़ता है, तो वही मतलब क्लीन स्लेट के साथ कई बार जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर ऑडियंस से मेरे लिए मतलब सीखने का सारा तरीका ही थिएटर है। मैं और कुछ आता भी नहीं मेरे को, तो मैं पढ़ता भी थोड़ा कम, पढ़ना चाहिए मुझे, पर फिर वो एक मौका ना, वही एक मौका होता है फिर थिएटर में जाके, स्टेज पर जाके कि सीखने का मौका मिल रहा है, 4 लोग कर रहे हैं उनके साथ सीखने का मौका मिलता है, प्लस सुनने का मौका मिलता है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। शुक्रिया आपका। मेरा नाम नवीन मिश्रा है और मैं पिछले 5-6 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा नाटक किए नहीं हैं, मैंने 5 या 6 नाटक किए हैं मैंने, मैक्सिमम इलाहाबाद में किए हैं। उजागर में मैं 1 साल पहले ही जुड़ा हूँ। और आप बताइए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या वही रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा हाँ, क्या रहेगा? कुछ नया क्वेश्चन कर भी नहीं सकता। आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। आप लोग शायद, हम तो ये कह सकते हैं
नाटक के संदर्भ में कि जब सब पात्र काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ पहले वाली की और आपके बोलने वाले बाद में जो कलाकार की है, उसके बीच में आप तारतम्य कैसे बैठालते हैं? वो बॉडी लैंग्वेज जो है, उस बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे साथ मतलब ऐसा मैंने एक बार करने की कोशिश की थी, वो नाटक मैंने आज तक सबसे खराब किया है। और मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ, करना छोड़ दी, मैं जाता हूँ वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ क्या पूछ रहा है, मैं उधर जवाब देता हूँ और उसी में मेरा होता है एक्टिंग। वही है, मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि तुम पागल हो, तुम थोड़ा सा यहाँ से हिले हो, ये है वो है, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद तो हो गया फिर मेरा एक्टिंग। अगर वो वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा बहुत अच्छा होता है। खूब अच्छी बात है, क्योंकि ये तो सैद्धांतिक प्रश्न है, क्योंकि ड्रामा का एक बेसिक है बॉडी लैंग्वेज, उसको तो अवॉइड करके हम चल नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है कि आप उसको टाल रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो नए सिद्धांत गढ़ने की कोशिश करिए। गढ़ना क्या है, ध्यान नहीं देंगे तो सब सही रहेगा। आपसे तो देखिए सब पात्र हैं और ये हैं, इन पात्रों के बीच में लाइट के इफेक्ट्स कैसे गिरेंगे, क्या होगा, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये भूमिका तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सामने हम जब थिएटर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें कैमरा रहता है। कैमरा अपने एंगल बना के है ना लोगों को है ना कहते आकर्षित करता है ना, आकर्षित करता है उसके हाफ डार्क हाफ इसके और ये तमाम चीज़ों को। और इस पे ग्लोटोविस्की का बहुत बड़ा काम है, जो बड़े ड्रामेटिस्ट थे ब्रेख्ट के बाद में, जिन्होंने स्ट्रीट पे है ना कहते एंगल बनाए लोगों को देखने के लिए, बिगर लाइट के, बिगर कैमरा के। तो आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और इतने सारे लोगों को आप पूरा काबू करते हैं, तो उस पर आप रोशनी। जी मतलब हमारा काम तो यही है कि हम सब मिलके एक हर बार एक नया नाटक जब करते हैं तो एक नई दुनिया बनाने की कोशिश रहती है। डायरेक्टर की भी है, लेखक की है, सेट डिज़ाइनर की है। तो उसी तरह से हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम लाइट का माध्यम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो दुनिया उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। कि और आप जैसे कह रहे थे अभी कि किस वक्त किस चीज़ पे ज़्यादा हमको हाईलाइट करना है, किस चीज़ को किस तरह से दिखाना है, अलग अलग समय और काल की कई पैरामीटर्स होते हैं, उनको आप किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं। ये सारा जैसे अब अगर हम हुंकारो की बात करें तो हुंकारो के नाटक का मंचन इस तरह का है कि उसमें उतना फिजिकल मूवमेंट का ये है नहीं, सब लोग एक जगह पे ही कलाकार बैठे हुए हैं। तो फिर ये डिसीजन डायरेक्टर के साथ मिलके फिर एक तरह से आया कि हम फिर लाइट का इस्तेमाल करके अलग अलग स्पेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा काम है बस। टाइम एंड स्पेस को बराबर मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह का सहयोग है लाइट डिज़ाइन से। कोई दिक्कत कभी ऐसी होती है? कभी दिक्कतें तो आती ही हैं कई बार। आप हमेशा नए स्पेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह की सामग्री मिलती है वो काफ़ी अलग होता है, किस तरह की स्पेस है और क्या पैरामीटर्स है, वो हर बार नए नए होते जाते हैं। तो आपको हर बार ये कोशिश करनी पड़ती है कि आप फिर भी जो आपका डिज़ाइन है वो कितना मेंटेन रख सकें नई स्पेस में भी। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है और चैलेंज होता है। डायरेक्टर के साथ इस सवाल पे बातचीत होती ही रहती है। मैं इसके जो डायरेक्टर है मोहित टाकलकर, उनके साथ तो मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। और मतलब ये बहुत एक एडवांटेज वाली बात है कि मोहित को उनको बहुत अच्छी समझ है विजुअल्स की और वो क्या चाहते हैं। मतलब हर एलिमेंट से, साउंड का भी, सेट का भी, एक्टर्स के साथ तो है ही, पर लाइट के बारे में भी उनके ख्यालात बहुत ही स्पेसिफिक तरह से वो नोट्स देते हैं हमेशा। तो वो बहुत हेल्प करता है आपको आगे जाने में, क्योंकि एट द एंड विजन तो उनका ही है ना। वो देख रहे हैं नाटक, उनको किस तरह से दिखना चाहिए ये उनका विजन है। तो वो इसमें दर्शक की भूमिका को भी ध्यान रखते हैं लाइट के संदर्भ में।
जी जी, वो तो ऑटोमेटिकली होता ही है, वो तो हम सभी करते ही है ना, मतलब एक्टर भी एक्टिंग करते वक्त वो तो ख्याल होता ही है कि आप दर्शकों तक बात कैसे पहुंच रही है, तो वो उसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है आपको कि वो कैसे पहुंच रहा है और दर्शक किस तरह से, मतलब आप वो एक थोड़ा सा एड करते हैं कि दर्शक कैसे अंदर आ पाए। साधारणता देखते हैं आप हम सब अनुभव करते हैं ये बात को कि हम रास्ते पे चल रहे हैं शाम के समय, अचानक कोई टू व्हीलर आ जाए या फोर व्हीलर उसकी रोशनी पड़े तो हम लोग भी अपनी आँख भींचते हैं या बाजी होते हैं, ये तो बहुत सहज है। लेकिन थिएटर में तो बहुत परफेक्शन वाली बात भी रहती है। जी जी, वो तो है। वो है। जी 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 बिल्कुल, नहीं नहीं बस। आपका बहुत शुक्रिया। एक हम लोग के सामने इन्होंने जो बात बोला वो बहुत महत्वपूर्ण बात बोला कि जो लोग सोच रहे हैं कि थिएटर खत्म हो रहा है करके, जबकि थिएटर के बदौलत कलाकार जिंदा है, राइटर जिंदा है, लाइटमैन जिंदा है, सब कुछ है, निर्देशक जिंदा है। तो ये जो बातें आ रही है इस तरह की, ये बात जो आ रही है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? कोई भी उत्तर दे दीजिए। हमारे मित्र ने ही बहुत अच्छे से बताया इस बारे में। जैसे किसी ने कहा कि पृथ्वी घूर्णन करती है, नवग्रह घूर्णन करते हैं, यूनिवर्स में गैलेक्सी है वो मौजूद है। वैसे ही ये जो वाक्य है कि थिएटर मर रहा है, ये किसने कब बोला किसी को नहीं ज्ञात है। तो ये सतत ट्रैवल कर रहा है ब्रह्मांड में, और ये उसके शब्दों के अंदर ही है उतना ही कि बस ये मौजूद है। ये बात पोस्ट मॉडर्निज्म से आई है। ये मैं वही कह रहा हूँ, उसके पहले नहीं थी, लेकिन उसके पहले अगर हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की भी बात कहता हूँ, तो भी अगर कोई आदमी तय करे इस चीज़ को कि इसका जवाब किसी ने नहीं ढूंढा, ये सिर्फ ट्रैवल हाँ, लेकिन उसका जवाब है नहीं सर, क्योंकि वो सिर्फ एक थॉट बन के रह गया है। आप जवाब उसका ढूंढेंगे जिसका आपको लगेगा कि पॉसिबिलिटी है, इसका जवाब होगा, इसकी है नहीं। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद में चाहे वो एमेटोर ग्रुप्स हो चाहे प्रोफेशनल ग्रुप्स हो, वो लगातार काम करते जा रहे हैं इस थॉट को सुनते हुए, सोचते हुए। अगर ये मान लीजिए सत्य होता तो अभी तक खत्म हो चुका होता था। हमने इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ देख ली, हमने इतना कुछ दुनिया में बदलाव देख लिए, तो ये बात सत्य हो जाती। लेकिन ये सत्य नहीं हुई है, उसके कारण सिर्फ ये एक थॉट है जो कहीं ट्रैवल कर रहा है। वरना हमसे पहले भी बहुत अच्छे लोग ये ट्रैवल कर रहा है करके और जिजीविषा भी बढ़ रही है। लेकिन मैं सर आपसे कहूं कि आप जिस तरह से अभी हम जिस बात पे बात कर रहे हैं, हमसे सुंदर बात इस पे लोगों ने कह दी है, इससे सुंदर बात लिख चुके हैं, इससे सुंदर बात सुन चुके हैं। ये आज का इस समय का जो वक्त है, 23 फरवरी 2024 का ये जो क्षण है, इस समय हम दोनों उस सत्य पे बात कर रहे हैं। कोई तीसरा आदमी सुनेगा तो उसको लगेगा अरे बहुत सत्य बात कही इन्होंने, सच एकदम ये है, चल रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रैवल करता रहेगा। आपने 9 इमोशन सारे देख लिए, आपने सारे रस देख लिए, आपसे सुंदर लेखनी पढ़ लिया, आपने सुंदर अभिनय देख लिया। आप क्या कर रहे हैं? आप वापस से उसी जर्नी में, उसी सतत धारा में जो एक सर्कल रहता है उसका एक हिस्सा है। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद में एक थॉट है ये कि थिएटर मरनासन्न है। तो अगर वो मरनासन्न है, कोई आदमी इस विश्वास पे रहता है कि तो मैं सहमत नहीं हूं जो बोले। मुझे ये भी लगता है कि जब ये थॉट इवॉल्व हुआ कि हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, तब ये आया कि थिएटर ख़त्म हो सकता है। थिएटर का मेन मकसद है कम्युनिकेट करना। हम जब तक चाहेंगे कि मैं कम्युनिकेट करती रहूं, मेरी बात पहुंचे, और एक एक्टर होने के नाते मैं जब तक ये सेल्फिश रहूंगी कि मुझे देखने वाले लोग जीवंत हो, तब तक थिएटर मर नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ थिएटर शायद डिग्रेड हो रही है बहुत जगह, क्योंकि लोगों को बस करना है, हमें कुछ भी करके प्रेजेंट होना है, इसलिए लोग बहुत कुछ जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हाँ, मुझे लगता है बात इस बात की होनी चाहिए कि थिएटर की क्वालिटी गिर रही है, हम उसको अपग्रेड करने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन थिएटर इन इटसेल्फ मर नहीं सकता है, क्योंकि इन पॉकेट्स ऑफ इंडिया, इन रिमोट प्लेसेस लोग हैं जो अपनी बातें कहना चाहते हैं, जो लोग मतलब अगर जो कि बेसिक है हमारा नुक्कड़ नाटक, हम क्या बोलते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल थिएटर को अगर रख देते हैं, पॉलिश थिएटर रख देते हैं, अगर नुक्कड़ नाटक ही नहीं मर सकता है तो फिर थिएटर मर ही नहीं सकता है, क्योंकि लोग अपनी बात
कहना चाहते हैं। सर आप एक चीज़ ये देखिए कि थिएटर के दो आयाम, जैसे बता रहे हैं जी गोपाल जी, जैसे बताया इप्सिता बता रही हैं कि पॉलिश्ड नुक्कड़ नाटक, जो भी एक फॉर्म की बात करें, आपके लिए थिएटर मतलब हमारे लिए थिएटर क्या है, अगर हम इस पे बात करेंगे हमारे लिए, मैं वही कह रहा हूँ, तो जहाँ बच्चा जब जब माँ को रो के बताता है कि मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी रोना दुख हो रहा है, वो जो एक्टिंग है उसकी कि अभी मैं झूठ वाला हूँ और सच वाला हूँ, वो अगर इतना सतत है तो थिएटर कहीं नहीं जा सकता। मेरे लिए उतना आसान है थिएटर, ये मैं देखता हूँ। रही बात टेक्निकल वर्ल्ड में, हमारा टाइम स्पेन जा रहा है, हमारे पास बड़े स्क्रीन से हम टीवी पे आए, टीवी से हम मोबाइल में एंटरटेनमेंट ले आए, ये सब हमने जी लिया। अब वापस क्या चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए, मेरी कानों को, मेरी इंद्रियों को सामने सामने अनुभूति चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा, मुझे अभिनेता के तौर पे मंच पे मिलेगा। तो मेरे लिए तो ये पैरेलल ही चल रहा है ना, तो मैं इसको भी निकार नहीं सकता हूँ कि आदमी का धाप गया है, सिनेमा से धापा टीवी घर में आया, टीवी से धापा मोबाइल आया, मोबाइल उससे बड़ा तो आभासी दुनिया है। सीधी बात है कि मुझे अभी आप चाहिए, मुझे लाइव सुनना है। अब देखिए इसका क्या असर होता है, मुझे वो जीवंत इमोशन जो मेरे अंदर, जो एड्रेनल की बात ये कह रहे थे, अभिनेता महसूस करता है, वैसे ही ऑडियंस भी आती है, वो भी कांपती है कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ। एक सहृदय होती है ऑडियंस, लेकिन वो वैचारिक तौर पे डर के आती है कि मुझे क्या दिखा देंगे, मेरे पे सवाल तो नहीं करेंगे कि मैं वो समझा कि नहीं समझा। तो ये आदान प्रदान जब जब जीवंत रहेगा तब तक थिएटर सतत चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। जी एक सर मैं कहना चाहता हूँ गोपाल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थिएटर खतरे में है, ये वही लाइन है, देश खतरे में है। ये वही लाइन है, सत्य बात है। देश भी खतरे में है, बहुत लोग बोल रहे हैं, उनसे पूछो क्या खतरा है, उन्हें भी नहीं पता। अगर हमें पता है देश खतरे में है या रंगमंच थिएटर खतरे में है, तो हम खतरे पे जाएं ना। हमको खतरा ढूंढे, क्या चीज़ है जिस चीज़ से ये हमें खतरा है, ये सिर्फ क्या खतरा है ना वो बोले। और तो ये ऐसी ही बातें हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार ना पे भी जो खतरे की जो बात इन्होंने कही, देखिए हाँ उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो समझ में आ रहा है, जितनी जानकारी जा रही है, नहीं ट्रूथ तो कुछ है नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमेशा रंगमंच हो, कोई भी कला हो, कोई भी सृजन हो, वो अपने समय और अपने दौर को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो कंटेंट बन रहा है वो दौर वैसा है। कुछ आप सभी का शुक्रिया, और हम चाहते हैं ये यात्रा जारी रहे। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस त्रासदी के समय में, जहाँ दुनिया है ना कलते खंडित होती जा रही है, निलेट होती जा रही है, टूटन है, उस टूटन में समाज की स्थिति को बनाए रखना और इस दिशा में आप लोगों का जद्दोजहद बहुत बड़ी बात होती है, प्रेरक है। इसलिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।